नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 12 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो एआई के ऊपर है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं आपके साथ में। तो पहला क्वेश्चन बोलता है मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है यह मानव जैसी तर्क और निर्णय लेने की सुविधा के लिए सूचना या संवेदी डेटा के कई तरीकों के एकीकरण को संदर्भित करता है। ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बोलता है जेमिनी जेमिनी एक मल्टी मॉडल बड़ा भाषा मॉडल है जिसे ओपन एआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोलता है गोबी गूगल द्वारा विकसित एक मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। आशा है आपने इसका जवाब अपने मन के अंदर सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम आपको बताएंगे इसका जवाब क्या है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन ए। इसका जवाब क्या है? ऑप्शन ए, यानी केवल एक सही है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इन तीनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही है स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 एंड 3 ये गलत है। तो ठीक है, अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और जो नॉर्मल एआई मॉडल होता है उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखिए जब हम एआई की बात करते हैं, सिर्फ एआई की बात करते हैं, मल्टी मॉडल एआई की बात नहीं करते। एआई के अंदर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप पहले जानिए कि एआई होता क्या है। देखिए कोई मशीन जब डेटा का उपयोग करके मानव की तरह सोचने लगे और निर्णय को लेने लगे तो उसी को एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल एआई में, यहाँ पर सिर्फ ये किसी एक मॉडल का यूज करते हैं। जैसे कि अगर ऑडियो का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ ऑडियो का यूज करेंगे, किसी इमेज का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ इमेज का यूज करेंगे, किसी वीडियो को यूज कर रहे हैं तो सिर्फ वीडियो को ही यूज करेंगे। तो ये होता है नॉर्मल एआई मॉडल। ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टी मॉडल एआई के बारे में, मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यह कई सेक्टरों को एक साथ यूज करके अपने निर्णय को लेता है। ठीक है। जैसे कि वीडियो देख ली इसने, कोई इमेज देख लिया, कोई डेटा देख लिया, इन सब के द्वारा एक मशीन जब कुछ निर्णय लेती है, कुछ वर्क करती है, डाटा का प्रोसेस करती है, उसी को हम बोलते हैं मल्टी मॉडल एआई। तो जो आपने यहाँ पे ऑप्शन 1 देखा, ये मानव जैसी तर्क और निर्णय लेने की सुविधा के लिए सूचना या संवेदी डेटा के लिए कई तरीकों के एकीकरण को संदर्भित करता है। इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जेमिनी के बारे में। तो देखिए जो जेमिनी है उसको लॉन्च किया है गूगल ने। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। इसको ओपन एआई ने लॉन्च नहीं किया है। इसको किसने लॉन्च किया है? जेमिनी ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो गोबी है, गोबी को लॉन्च किया है ओपन एआई ने, यानी जो गोबी के ऊपर काम चल रहा है वो कौन कर रहा है? ओपन एआई कर रहा है। और आपको पता है ओपन एआई का चैट जीपीटी भी है, जिसके बारे में आज पूरा वर्ल्ड जान रहा है, उसके बारे में देख रहा है। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा था जेमिनी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओपन एआई लिखा था। जैसे कि हमने आपको बताया तो जेमिनी है, उसके ऊपर काम कौन कर रहा है? गूगल कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। गोबी के ऊपर काम कौन कर रहा है? ओपन एआई कर रहा है, यहाँ पर गूगल लिखा हुआ है, ये इसलिए गलत हो गया। और ये वाला पहला ऑप्शन सही है। तो ये दोनों गलत हैं। गलत क्यों है? क्योंकि इनको इंटरचेंज कर दिया गया है, इसीलिए केवल एक इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इसकी व्याख्या पढ़नी है तो यहाँ पर आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बात करता है फ्रॉक के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है डांसिंग मेंढकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डांसिंग फ्रॉग की बात हो रही है। ठीक है। डांसिंग मेंढक की बात हो रही है। जो डांसिंग मेंढक है पश्चिमी घाट के स्थानिक है। फुट फ्लैगिंग नामक नृत्य चाल एक महिला को आकर्षित करने और क्षेत्र के अन्य पुरुषों को चेतावनी संकेत देने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है उन्हें मच्छर से, मछली से, भूमि उपयोग के परिवर्तन से, तापमान से, आर्द्रता में भिन्नता जैसी आक्रामक प्रजातियों से खतरा है।
तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, कोई भी नहीं। ठीक है, यानी 1 सही है, 2 सही है, तीनों सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है कि आपने इसका जवाब अपने मन में सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी तीनों के तीनों बिल्कुल सही हैं। चलिए थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो डांसिंग फ्रॉग है या मेंढक है वो क्या होता है। तो देखिए, जो डांसिंग फ्रॉग होता है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इसको डांसिंग फ्रॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, अपने दोनों पाँव को पीछे की ओर करता है, थोड़ा चौड़ा करता है, और इस प्रकार से अपने एक एक करके पाँव को फैलाता है। ठीक है, यानी डांस करता है एक तरीके से। और जिसके पाँव आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक जाले की तरह है। ठीक है, इस प्रकार से ये करता है। लेकिन ऐसा वो क्यों करता है वो हम आपको आगे बताएंगे। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में, यानी इस तरफ में, वेस्ट की तरफ जो घाट है यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डांसिंग मेंढक है वो पश्चिमी घाट का स्थानिक है और भारत के सबसे खतरनाक उभयचर जीनस है ये। ठीक है, ये किस फैमिली से संबंधित है? ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये सदस्य हैं माइक्रिसेस के। ठीक है, और लगभग इसमें आपको 24 मेंढक प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पश्चिमी घाट के अंदर इनका जो पसंदीदा जगह है रहने के लिए वो कौन कौन सा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा 16 घास के मैदान, ठीक है, मिरिस्टिका दलदल और सदा बहार वन। ठीक है, यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो 12मासी धाराएं होती है ना, जो जल होता है, वहां पर ये रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग कहाँ पे रहते हैं, पानी के आसपास ही रहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको फोटो मैंने आपको भी दिखाई थी, मैंने कहा था कि ये डांसिंग फ्रॉग है, ये क्या है? देखिए, ये मेंढक के संभोग करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, संभोग करने की एक प्रक्रिया है जिसमें ये अपने दोनों पाँव को पीछे की ओर फैलाते हैं, उसके बाद एक एक करके इस प्रकार से डांस करते हैं, जिसमें ये अपने पाँव को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और जो ये जाली की तरह इनके पाँव आपको देखने को मिलते हैं। ये एक मेथड है। ठीक है, इस मेथड से ये जो मादा फ्रॉग होते हैं, मादा जो मेंढक होती हैं, उनको आकर्षित करते हैं और जो अन्य जो मेंढक है उनको चेतावनी भी देते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं फुट फ्लैगिंग बोलते हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डांसिंग फ्रॉग बोलते हैं। इनको मच्छरों से, मछलियों से, भूमि के उपयोग में परिवर्तन से, तापमान से, आर्द्रता से, इन चीजों के कारण बहुत सारे खतरे देखने को मिल रहे हैं। यह विश्व में 5वीं सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजाति है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसकी 92% जो प्रजातियां हैं संकटग्रस्त की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया फ्रॉग के बारे में। फिर से अगर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो जो पहला ऑप्शन था, क्योंकि डांसिंग जो मेंढक है वो पश्चिम घाट में मिलता है, वहाँ का स्थानिक है, बिल्कुल सही है। जो फुट फ्लैगिंग होती है, इससे ये महिला को आकर्षित करते हैं और दूसरे पुरुषों को चेतावनी भी देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मच्छर से, मछली से, भूमि उपयोग परिवर्तन से, तापमान से, आर्द्रता से इनको खतरा है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए इसका जो आंसर है वो आपको सी हमने बताया था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है चुनावी बॉन्ड के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है चुनावी बॉन्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करते हैं। विचार करने में क्या है? पहला स्टेटमेंट बोलता है वे राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से धन दान करने के लिए एक वचन पत्र की प्रकृति में ब्याज मुक्त वाहक उपकरण है। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन है। जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो कहता है चुनावी बॉन्ड योजना में शामिल होने के लिए आपको नगद भुगतान करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, जो लेन देन होते हैं वहां पर नगद भुगतान की अनुमति नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। इसमें ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब आपको ये बताना है कि इसका क्या जवाब है। इसका जवाब आपने शायद अपने मन में सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए पहले आपको बता देते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? मान लेते हैं कि कोई पार्टी है। ठीक है, पार्टी का मतलब आपको पार्टी नहीं करनी है। पार्टी का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी है और आपका मन कर रहा है कि आपको उनको फंडिंग करनी है।
तो आप उनको फंडिंग कैसे करेंगे, उनको आप पैसे कैसे देंगे? तो उनको पैसे देने के लिए आप एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, ठीक है। क्या खरीदेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे। ये बॉन्ड आप कहाँ से खरीदेंगे? ये आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी किसी भी शाखा से खरीद सकते हैं, अगर उनको वहां पे ऑथराइज कर रखा है तो। समझ में आ गया? कौन सा बैंक? सिर्फ स्टेट बैंक से आपको ये इलेक्टोरल बॉन्ड देखने को मिलेगा। इसकी जो घोषणा है वो की गई थी 2017 में, जो जब केंद्रीय बजट को लॉन्च किया गया था 2017 में, तभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में भी बताया गया था, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करनी है, तो आप जाएंगे किसी शाखा के पास, आपने बोला कि मुझे 1000 रुपये के बॉन्ड दे दो। आपने इनको 1000 रुपये दिए, लेकिन जो आप यहाँ पे 1000 रुपये देंगे वो केवल या तो चेक में होने चाहिए या फिर किसी डिजिटल मेथड से आप उनको पे कर सकते हैं, आप कैश नहीं दे सकते। कैश की जो सुविधा है वो अवेलेबल नहीं है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 1000 रुपये दे दिए, फिर जो बैंक की शाखा है वो आपको इस प्रकार से एक बॉन्ड देंगी, ठीक है। अब जो ये बॉन्ड होता है ये सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। इन 15 दिनों के भीतर ही आपको क्या करना होगा, इस बॉन्ड को ले जाके जिस भी पार्टी को आप देना चाहते हैं, फंडिंग करना चाहते हैं, उसको आप दे देंगे। आपने उनको ये दे दिया। अब आप ध्यान से एक चीज देखिए कि इस पूरे बॉन्ड में कहीं पर भी किसी का नाम नहीं लिखा है, यानी जिस बंदे ने इसको खरीदा है और जिस बंदे ने एक मतलब पार्टी को जाके इसको दिया है उसका नाम कहीं पर भी नहीं है, यानी एक तरफ है एकदम गुमनाम है। किसने फंडिंग करी है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड दिया है, इसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता, ठीक है। तो ये भी एक चीज है, ये एकदम गुमनाम होता है, सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है। और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी बैंक में जाएंगी, आरबीआई के पास या फिर एसबीआई के पास, वहाँ पर इसको जमा करेंगी। जमा करने के बाद जितना इस बॉन्ड में पैसा लिखा होगा उतना उस पार्टी के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इस प्रकार से हम फंडिंग कर सकते हैं। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, इनकी जो हम फंडिंग करते हैं वो सिर्फ या तो 1000 में कर सकते हैं, या तो 10,000 में कर सकते हैं, या तो 1 लाख में कर सकते हैं, या तो 10 लाख में कर सकते हैं, या फिर 1 करोड़ में कर सकते हैं, या फिर इसी के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। बाकी मतलब आप किसी वैसे नॉर्मल नहीं कर सकते, जैसे कि आपको 989 करना है, 898 करना है, ऐसे नहीं कर सकते, वो 1000 के मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है चुनावी बॉन्ड के ऊपर? ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो नगद भुगतान की बात की गई है ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो है सी, ठीक है। क्या उत्तर है इसका? सी उत्तर आता है, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे आंसर जो हैं बिल्कुल सही हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है तो यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने 4th क्वेश्चन के बारे में, और जो 4th क्वेश्चन है वो इजराइल के ऊपर है। आपको पता है कि ये क्वेश्चन न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो हमास है, ठीक है, और जो इजराइल है, उन दोनों के बीच में जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक लास्ट वॉर होगी, ठीक है। तो आते हैं हम फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। जो 4th क्वेश्चन है वो कहता है इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कहता है 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने फिलिस्तीन को अलग यहूदी और अरब राज्य में विभाजित करने के लिए मतदान किया। और जो थर्ड ऑप्शन है वो कहता है 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल की स्थापना की घोषणा कर दी। आपके ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3, तीनों, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका जवाब अपने मन में सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका जवाब जो है वो है डी, यानी तीनों के तीनों ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है वो होती है 28 जुलाई 1914 को और ख़त्म होती है 11 नवंबर 1918 को।
जब ये जंग खत्म होती है तो इसको जीतता कौन है और हारते कौन है। देखिए इस वॉर में यानी वर्ल्ड वॉर 1 में दो पार्टी बनी होती हैं, एक होती है अलाइड पावर्स, एक होती है सेंट्रल पावर्स। जो अलाइड पावर्स होती हैं, ठीक है, वो जीत जाते हैं और जो सेंट्रल पावर्स होते हैं वो हार जाते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अलाइड पावर्स कौन कौन से थे, तो वो आपको देखने को मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम्स, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और इटली। ठीक है, ये जो आपने नाम पढ़े यूके, यूएसए, फ्रांस, जापान, इटली, ये जीत गए थे। ठीक है, और हारा कौन था? इंपेरियल जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, यहां पर आपने क्या देखा कि ऑटोमन जो एम्पायर था वो भी हार गया। यानी ये जो कंट्री आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब लोग जीत गए, लेकिन जो ये ऑटोमन एम्पायर था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप में, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये है ऑटोमन एम्पायर, ये हार गया। ऑटोमन एम्पायर जब हार गया तब क्या होता है, जो फिलिस्तीन होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो फिलिस्तीन है यहाँ पर यूके वालों का यानी ब्रिटेन का आधिपत्य हो जाता है। यूके फिलिस्तीन को ले लेता है, अपने पास कर लेता है। जब इसको अपने पास करता है तब यहाँ पर फिलिस्तीनियों की जो संख्या थी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे यहूदी बहुत ही कम थे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहूदी क्या थे, बहुत ही कम थे। लेकिन ये जो इमेज है 1946 की है, उससे पहले भी यहूदी काफ़ी कम थे। अब होता क्या है, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया यहूदी की जो संख्या थी बहुत ही अल्पसंख्यक थे, बहुत ही कम थी, और जो अरब थे वो बहुत ही ज़्यादा थे। लेकिन समय के साथ यहूदी की संख्या बढ़ती जाती है और जो अरब होते हैं फिलिस्तीन के अंदर कम होते जाते हैं। फिर होता यह है कि एक नए राष्ट्र की बात चलती है, चलती तो बहुत पहले से है, लेकिन अब क्या होता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाती है और एक नए राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। फिर 1947 में क्या होता है, जो यूएन है यानी संयुक्त राष्ट्र, वो कहता है कि जो फिलिस्तीन है इसके दो भाग कर देने चाहिए, एक में यहूदी लोग रहेंगे, एक में अरब लोग रहेंगे। ठीक है, और जो यरूशलेम था ना उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के अधीन रखा गया। अब होता यह है कि जो यहूदी लोग होते हैं वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है इसके दो पार्ट कर देते हैं। लेकिन जो अरब थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। अब इसके पक्ष में नहीं थे तो इससे क्या होगा, संघर्ष होगा। संघर्ष होता है। अगले साल क्या होता है 1948 में, क्योंकि यहाँ पर यूके वालों का क्या था, आधिपत्य था, यूके वालों का यहाँ पर राज चल रहा था। लेकिन जो यूके वाले लोग थे वो अरब वालों के और जो इजराइल के जो लोग थे यहूदी लोग उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने यहाँ से अपने आप को यहाँ से पुल आउट कर लिया, ये यहाँ पे चले गए क्योंकि ये इन लोगों को संभाल नहीं पा रहे थे। जैसे ही यूके यहाँ से गया तो जो यहूदी लोग थे, यहूदी के जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, एक देश यानी इजराइल की घोषणा कर दी। इजराइल की घोषणा कब की गई, 1948 में की गई। ठीक है, जब 1948 में इजराइल की घोषणा की गई तो जो फिलिस्तीनी थे ना, यानी जो फिलिस्तीन के अंदर रह रहे थे, वो लोग नाराज हो गए। अब इससे क्या हुआ, विरोध हुआ, युद्ध चालू हो गया। आसपास के जो अरब के देश थे उन्होंने क्या किया, आक्रमण करना चालू कर दिया। जब आक्रमण करना चालू कर दिया तो जो इजराइल के अंदर जो लोग रह रहे थे फिलिस्तीनी लोग, या तो वो खुद ही भाग गए या तो उनको घर से निकाल दिया गया। अब ये जो आपने देखा कि जो इतने सारे लोग फिलिस्तीनी लोग जा रहे थे, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, इसी को हम बोलते हैं अल नकबा। क्या बोलते हैं, अल नकबा। ये जो पलायन हुआ था ना इतने सारे लोगों का, फिलिस्तीनियों का, इसी को हम बोलते हैं अल नकबा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1946 में आपको इस प्रकार से कुछ आपको इमेज देखने को मिलती है। उसके बाद इजराइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वाइट रंग से, धीरे धीरे करके आपको सिर्फ वाइट ही देखने को मिलेगा। जो फिलिस्तीन है बिल्कुल ही बहुत कम हो गया है, और आपको पता है अभी भी युद्ध यहाँ पर चल रहा है हमास और इजराइल का। देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसका जो आंसर है वो डी है, तीनों सही हैं। तीनों सही क्यों हैं, प्रथम विश्व युद्ध में जो ओटोमन साम्राज्य है हार जाता है, ब्रिटेन क्या करता है, फिलिस्तीन को अपने नियंत्रण में ले लेता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको अभी बताया। 1947 में जो यूनाइटेड स्टेट्स है फिलिस्तीन के दो भाग कर देता है, एक यहूदी के लिए, एक अरबों के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। 1948 में यहूदी जो नेता होते हैं वो इजराइल की स्थापना कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, पांचवें क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन बात करता है अय्यम पालियम नेट्टे के बारे में। इसके बारे में,
आइयम पालियम नेट्टे के बारे में। हाल ही में खबरों में देखा गया है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का है, आपको बताना है। जो आइयम पालियम नेट्टई है वो चावल है, गन्ना है, हल्दी है कि नारियल है। उम्मीद है आपने इसका सवाल कर लिया होगा। अगर आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसका जो जवाब है वो है नारियल। जो आइयम पालियम नेट्टई है वो एक नारियल की प्रजाति है। वो आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पर आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है, ठीक है, ये आपको फोटो देख रही होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये तमिलनाडु के लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आइयम पालियम नेट्टई को हमें जीआई टैग देना चाहिए। जीआई टैग की मांग की जा रही है इस नारियल के स्पेसी के लिए, इसीलिए ये न्यूज में है। तो आपने आज 5 क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमें आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।